नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन रोका छेका अभियान के संबंध में सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, सभी। आइए अब रोका छेका अभियान के इन सभी विकल्पों को समझते हैं। इस अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 19 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था और इसी दौरान 19 से 30 जून 2020 तक इस अभियान को चलाया गया था। रोका छेका अभियान का उद्देश्य है फसलों को मवेशियों से सुरक्षित रखना, साथ ही पशुओं द्वारा खेतों में खुली चराई को रोक लगाना। इस अभियान का स्लोगन वाक्य है, खेती बाड़ी के आगे बेरा, चलो करबो रोका छेका। इस परंपरागत अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यह अभियान 2021 में 1 जुलाई यानी कि आज से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान पशुओं को गौठानों में रखा जाएगा। अब तक राज्य में 10,057 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 5,820 बनकर तैयार हो गए हैं। गौठानों में आने वाले पशुओं के लिए हरा चारा भी उपलब्ध हो, इसके लिए गौठान समितियों को गौठानों में चारागाह के लिए सुरक्षित भूमि में हरा चारा लगाने को कहा गया है। राज्य में निर्मित 5,820 गौठानों में से लगभग 2,000 गौठानों में पहले से ही चारागाह विकसित किए जा चुके हैं और वहां हरा चारा उत्पादन भी पशुओं के लिए किया जा रहा है। इस दौरान पशुओं को गलघोटू और एकटंगिया बीमारी से बचाव के लिए पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुओं को टीका भी लगाया जा रहा है। सुराजी योजना के तहत गांव में स्थापित किए गए गौठानों के उचित व्यवस्था के लिए किस आय निधि का उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिला खनिज न्यास निधि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुराजी गांव योजना के तहत गांव में स्थापित किए गए गौठानों की व्यवस्था चाक चौबंद को उचित बनाए रखने के लिए जिला खनिज न्यास निधि DMF फंड का राशि उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चारागाह के विकास, गौठानों के मल्टी एक्टिविटी सेंटरों के लिए सेट का निर्माण सहित बस्तर अंचल में देवगुड़ी और घोटुल का निर्माण भी इसी मद से किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण अंचल में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो रही है। इस योजना के लिए वाहनों की व्यवस्था करने में भी इस मद का उपयोग किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 39.93% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह विवरण नीति आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। वहीं इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति अंडमान निकोबार की है, जहां सिर्फ 1% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि प्रदेश की 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत कृषि श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संजय तेलंग को। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार संजय दत्तात्रेय तेलंग को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का संचालक एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति दी गई है। संजय तेलंग अब तक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इनकी नियुक्ति के पूर्व इस पद पर अशोक कुमार थे। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ पूरे भारत में अमृत महोत्सव के अंतर्गत खरीफ की फसलों के लिए 1 से 7 जुलाई 2021 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में अधिक से अधिक किसानों को नामांकित करने के लिए यह एक विशेष प्रकार का अभियान शुरू किया गया है। यह एक सप्ताह का अभियान खरीफ 2021 सत्र के तहत
सभी अधिसूचित क्षेत्रों को अपने दायरे में लेगा, जिसमें 75 पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत अब तक 29.16 करोड़ किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हुए फसलों पर मुआवजा देना है। योजना के तहत खरीफ की फसल के लिए किसानों को 2% प्रीमियम, रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम निर्धारित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हाल ही में कितने संख्या में मरीजों का उपचार पूर्ण किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 5 लाख। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हाल ही में 5 लाख संख्या में मरीजों का उपचार पूर्ण किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम द्वारा विगत 7 माह में छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक मरीजों का मुफ्त उपचार करने पर मेडिकल मोबाइल यूनिट के स्टाफ को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हॉस्पिटल वाली गाड़ी गाने की लॉन्चिंग भी की। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक पंचलक्षम का विमोचन भी किया। इस योजना पर आधारित गाना हॉस्पिटल वाली गाड़ी है गाने को बॉलीवुड फिल्म भाग मिल्खा भाग के सुपरहिट गाने हवन करेंगे के सिंगर दिव्या कुमार ने अपनी आवाज़ दी है। छत्तीसगढ़ के किस थाना परिसर में प्रदेश का पहला योग केंद्र खोला गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मुलमुला थाना। मुलमुला थाना परिसर में प्रदेश का पहला योग केंद्र खोला गया है। यह थाना जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। जांजगीर चांपा स्थित मुलमुला थाना में प्रदेश का पहला योग केंद्र बनाया गया है। इस योग केंद्र का शुभारंभ बिलासपुर रेंज के आईजी RL डांगी के द्वारा 1 जुलाई को किया गया। इस योग केंद्र में बाहरी लोग भी योग कर सकेंगे। इस कोविड काल में राज्य के पुलिस भी बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित हुए थे। कुछ कर्मचारियों की जान भी गई थी। इसलिए SP श्रीमती पारुल माथुर ने आदर्श थाना मुलमुला में योग केंद्र बनाने की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ शासन ने किस जलाशय के कमांड क्षेत्र के विकास एवं जल प्रबंधन कार्य के लिए 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए खरंग जलाशय। छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर जिले के खरंग जलाशय के कमांड क्षेत्र के विकास एवं जल प्रबंधन कार्य के लिए 32 करोड़ 97 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फास्ट ट्रैक अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस स्वीकृत राशि से 8,300 हेक्टेयर क्षेत्र में कमांड क्षेत्र के विकास एवं जल प्रबंधन कार्य के लिए किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से जल संसाधन विभाग ने मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि खारंग अरपा की सहायक नदी है। इस नदी में खारंग परियोजना के तहत सन 1920 में खूटाघाट बांध यानी कि संजय गांधी परियोजना बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर नगर निगम मुख्यालय भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, जिनके नाम का बोर्ड हाल ही में मुख्यालय भवन में लगाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर नगर पालिका निगम मुख्यालय भवन का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर किया गया है। इनके नाम का बोर्ड हाल ही में मुख्यालय में लगाया गया है और इसके साथ साथ जल्द ही इस निगम कार्यालय में कामकाज की शुरुआत महात्मा गांधी के सबसे पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की धुन से शुरू होगी। दरअसल कांग्रेस के बहुमत वाले रायपुर निगम में बेहतर वातावरण बनाने के लिए कांग्रेसियों ने गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का फैसला लिया था और इसी के परिणाम स्वरूप संस्कृति विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर इसका नामकरण गांधी जी के नाम पर किया गया और अब जाकर निगम मुख्यालय भवन में महात्मा गांधी सदन का बोर्ड लगा दिया गया है और जल्द ही नगर निगम प्रशासन महात्मा गांधी सदन के प्रत्येक तल पर रामधुन बजाने की व्यवस्था निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए करेगी और इसके साथ ही सदन के मुख्य द्वार के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की तैयारी की जा रही है।
आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में 2 बार आगमन हुआ था। उनका प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 में तथा दूसरी बार आगमन 22 नवंबर 1933 में हुआ था। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर का पालन छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रारंभ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिले में। मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी महासीर का पालन छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में किया जाएगा। देश के विभिन्न नदियों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंची महासीर मछली को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के वन विभाग द्वारा यहां के वनांचल के जंगलों में इनका पालन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसा पहली बार होगा जब वन विभाग इस मछली का पालन करेगा। यह मछली कबीरधाम जिले में पाली जाएगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर वन विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर कबीरधाम जिले में काम किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा 41 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इसके लिए जिले के 10 गांवों का चयन किया गया है। इस प्रोजेक्ट की पूरी देखरेख वन विभाग द्वारा किया जाएगा। वहीं वनांचल क्षेत्र के किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण प्रदेश के एकमात्र फिशरीज कॉलेज कवर्धा द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा हाल ही में किस सीनियर IPS ADG को अवैध संपत्ति व भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड कर दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, GP सिंह। राज्य शासन ने हाल ही में सीनियर IPS ADG GP सिंह को अवैध संपत्ति व भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड कर दिया है। यह आदेश राज्य सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए इस आदेश में लिखा गया है कि GP सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है। ऐसा काम की एक सरकारी अफसर से उम्मीद नहीं की जा सकती, इसीलिए यह कार्यवाही की जा रही है। वे इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के चीफ थे। इससे पहले ACB के प्रमुख रहने के दौरान उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर कार्यवाही की गई थी और इस कार्यवाही में खुद ACB की मौजूद जांच टीम ने दावा किया है कि दर्जनों प्लॉट, सोना, कैश, गाड़ियां मिलाकर कुल 10 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चालू वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 करोड़। राज्य शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चालू वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 99,45,000 लगभग 1 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे और यह कार्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाएगा। यह पौधारोपण राज्य के 13,905 हेक्टेयर रकबा में किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा वर्तमान में पौधारोपण के कार्य को प्राथमिकता देते हुए गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि राज्य शासन द्वारा 5 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वजन त्योहार का ऑनलाइन शुभारंभ किया। यह वजन त्योहार कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 जुलाई से 16 जुलाई तक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से 7 से 16 जुलाई तक आंगनबाड़ियों में मनाए जा रहे प्रदेशव्यापी वजन त्योहार का ऑनलाइन शुभारंभ किया। यह वजन त्योहार राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें राज्य के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से वजन कराकर उनके सुपोषण स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही किशोरी बालिकाओं की हीमोग्लोबिन जांच भी की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ देने के साथ ही रेडी टू ईट की सामग्री तथा गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। कुपोषित बच्चों के घरों में जाकर उनके पालकों को बच्चों के खान पान से संबंधित समझाइश भी दी जाती है। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत
राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क भी सेंटर बनाने में टेक्निकल रूप से मदद करेगा। इस सेंटर में इलेक्ट्रॉन बीम मशीन भी लगाई जाएगी। इस सेंटर में रेडिएशन ट्रीटमेंट के जरिए फल और सब्जियों की लाइफ बढ़ाने के विषय पर काम किया जाएगा। आपको बता दें कि रेडिएशन सेंटर में रेडिएशन देने वाली मशीन स्थापित की जाती है। ट्रॉली की मदद से फल सब्जियों को मशीन में डाला जाता है और अलग अलग फल या सब्जियों को अलग अलग डोज में रेडिएशन प्रदान किया जाता है। इससे फसलों को नुकसान करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और इनकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है। एक छोटा सेंटर तैयार करने के लिए लगभग 1000 स्क्वायर मीटर एरिया की ज़रूरत होती है। राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी का नाम परिवर्तन करने की घोषणा पर अमल। इस घोषणा पर अमल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य शासन द्वारा पुलिस अकादमी चंदखुरी का नाम परिवर्तन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी किया गया है। इसका आदेश गृह विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2021 को अपने निवास कार्यालय में चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी का नामकरण देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की थी और आखिरकार यह नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में किस जिले को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मुंगेली जिला को। मुंगेली जिला को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल किया गया है और इसके साथ ही बालोद जिले को नक्सल प्रभावित जिले की सूची से हटा दिया गया है। राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 14 है। ये जिले हैं बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, बलरामपुर, धमतरी, राजनांदगांव, गरियाबंद, कबीरधाम, महासमुंद और मुंगेली जिला। इसमें अब बालोद शामिल नहीं है। पिछले कुछ सालों में मुंगेली लोरमी के मध्य प्रदेश के समीपवर्ती एवं कवर्धा जिले के सीमा से लगे वन क्षेत्र के ग्रामों में कई बार नक्सल मूवमेंट होती रहती थी, जिसके बाद अंततः पुलिस मुख्यालय द्वारा मुंगेली को SRE जिले में शामिल कर लिया गया है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिला घोषित होने के बाद जिला को अलग बजट संबंधित थाना क्षेत्र में कर्मियों को अलग से भत्ता, अतिरिक्त संसाधन आदि मिलेंगे। साथ ही उस क्षेत्र में कार्यरत पुलिसकर्मी नक्सल प्रभावित थाने में ड्यूटी के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज होगा। बता दें कि पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 जुलाई को जारी आदेश क्रमांक 2741 में उल्लेख है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के मुंगेली को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिले में शामिल किया गया है और साथ ही बालोद जिले को SRE लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी कि बालोद जिला अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं रहा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को किस प्रकार के सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने पर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ को कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 महामारी के समय जब बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे, तब विभाग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन सेवा के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाया गया एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। नई दिल्ली में 30 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में राज्य स्तरीय नवाचार चैम्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1400 से अधिक मेडिकल ऑफिसर्स और ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को देश की उत्कृष्ट संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर से प्रशिक्षण कराया गया है, जो सभी स्वास्थ्य संस्थाओं तक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सेवाओं को पहुंचाने में कारगर रहा है। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के अंतर्गत किन फसलों को वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए चुना गया है? इसका आंसर है कोदो, कुटकी और रागी,
यानी कि ऑप्शन डी सभी को। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की तैयारी चल रही है। इसके लिए कोदो, कुटकी और रागी का चयन किया गया है। राज्य में मिलेट मिशन का मुख्य फोकस छत्तीसगढ़ के बस्तर और आदिवासी अंचल के जिलों को होगा। इन जिलों में इन मिलेट्स का उत्पादन प्राकृतिक रूप से होता है। मिलेट मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में कोदो, कुटकी, रागी आदि विभिन्न प्रकार के मिलेट के क्षेत्र तथा उत्पादन में वृद्धि करते हुए उनके उचित प्रसंस्करण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाएंगे तथा राज्य में मिलेट की खपत को बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा कोदो, कुटकी के समर्थन मूल्य पर खरीदी के निर्णय और इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य न केवल 3,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब कोदो, कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये और धान के बदले कोदो, कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक स्पेस केंद्र कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ में वैभवशाली और समृद्ध संस्कृति के विभिन्न आयामों को सहेजने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार किया जाएगा। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक स्पेस केंद्र का विकास किया जाएगा। इसमें पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय परिसर में 10-10 एकड़ में भारत भवन, मानव संग्रहालय भवन, अभिलेख भवन बनाए जाएंगे और इसमें छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति को सहेजा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी रायपुर में। छत्तीसगढ़ में बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल रायपुर में प्रारंभ किया गया है। यह प्रदेश का 24 घंटा खुला रहने वाला बच्चों का अस्पताल आयुर्वेदिक कॉलेज में 40 बिस्तरों के साथ प्रारंभ किया गया है। इसमें बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने पर इसे बच्चों के कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की संख्या 16 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। नए प्लांट खुलने से ऑक्सीजन की सप्लाई 5 गुना बढ़ा दी गई है। प्राथमिक स्तरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और सिलेंडरों के साथ साथ 4 ICU बेड की व्यवस्था भी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्मिक की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को कितने रुपए अनुकंपा अनुदान प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 लाख रुपए। मनरेगा के तहत राज्य में कार्मिक की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए का अनुकंपा अनुदान दिया जाएगा। राज्य मनरेगा कार्यालय ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों मनरेगा को संशोधित परिपत्र जारी किया गया है। पूर्व में जारी परिपत्र में अनुकंपा अनुदान को मनरेगा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मी के स्थान पर त्रुटिवश कार्मिक एवं श्रमिक शब्द का उल्लेख कर दिया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मनरेगा संचालन मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देश एवं छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2019 में जारी परिपत्र के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यरत रहे ऐसे दिवंगत दैनिक वेतन भोगी या सीधी भर्ती में संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिनकी निरंतर 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई हो, उन्हें आश्रित परिवार में नामांकित सदस्य को एक मुश्त राशि 1 लाख रुपए अनुकंपा अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना है। यह फ्रेमवर्क किसके तर्ज पर तैयार किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ के। छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना है। यह फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य के तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सतत विकास लक्ष्य के बेहतर क्रियान्वयन के लिए
राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया है। वहीं जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की प्रथम बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समिति गठन के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। बता दें कि राज्य योजना आयोग ने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क में 17 लक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए 275 इंडिकेटर्स का निर्धारण किया गया है। IIIT नया रायपुर व किनके मध्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग करने और औद्योगिक अनुसंधान व इंजीनियरिंग विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किसके मध्य MOU किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सैमसंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ। प्रदेश के IIT नवा रायपुर और सैमसंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग करने और औद्योगिक अनुसंधान व इंजीनियरिंग विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सैमसंग ने भारतीय नवाचार इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने और छात्रों में औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली क्षमता का निर्माण व विकास करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम सैमसंग प्रिज्म प्रिपेयरिंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट माइंड्स शुरू किया है। इसके साथ ही सैमसंग कोरिया के बाहर SRIB सेल्युलर फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उत्पादों के लिए सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोगों के लिए विकास में कार्यरत है। इसका उद्देश्य देश के कुछ प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों को शामिल करना है और इसी सैमसंग प्रिज्म कार्यक्रम के तहत राज्य के IIT नवा रायपुर और सैमसंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं।